ओके, सो हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक डिस्कशंस कर रहे हैं और फार्माकोकाइनेटिक में अभी हमने तीन मेजर एस्पेक्ट देख चुके हैं। वन जो है अब्जॉर्प्शन, दूसरा जो है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा जो है मेटाबॉलिज्म और चौथा जो है वो है एक्सक्रीशन। सो आज हम एक्सक्रीशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन जैसे आपको मालूम ही है कि एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो पैसेज आउट ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में ये हम केमिकल जो डाल रहे हैं ड्रग के फॉर्म में, उसको मेटाबोलाइज करके उसको बॉडी में से बाहर भी निकालना है, एक्यूमुलेट नहीं होने देना है। तो वो केमिकल को जो बाहर निकालने का प्रोसेस है वो उसे एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन कहते हैं। अभी अलग अलग रूट से ये एक्सक्रीशन होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन रूट कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं यूरिन एंड फिसिस। सो ये दो कॉमन रूट होते हैं जहाँ से ड्रग एलिमिनेट होता है। मोस्टली यूरिन में से एलिमिनेट होता है। कुछ ड्रग आप याद रख सकते हैं जो फिसिस में से एलिमिनेट होते हैं। ये वही ड्रग है जो फिसिस में एलिमिनेट होते हैं जो मोस्टली एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में जाते हैं। इसके बारे में हमने देख चुके हैं कि क्या है एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशंस। तो इसमें गट बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऐसी कोई दवाइयाँ जो गट बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है वो इस ड्रग का एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट करेगी। तो कुछ एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे एम्पिसिलिन हो गई, रिफाम्पिसिन जैसे एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो फिसिस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकलती है। फिर कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं। अल्कोहल होता है, ये एक्सेल्ड एयर के थ्रू बाहर निकलते हैं, अपने एक्सेल एयर से बाहर निकलते हैं। हमने देखा ही है कि जनरली हमें पता है कि अल्कोहल के लिए ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्कोहल ब्रेथ में से बाहर निकलता है। कुछ ड्रग स्वेट और सलाइवे में से भी बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड हो गया, लिथियम हो गया, रिफाम्पिसिन जैसा हो गया, हैवी मेटल्स हो गया। तो वो स्वेट और सलाइवा से बाहर निकलते हैं। रिफाम्पिसिन एक दवा है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होता है, और वो लेने के बाद हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको रेडिश या ऑरेंजिस डिस्कलरेशन ऑफ सलाइवा या स्वेट या यूरिन हो सकता है। और जैसे हमको पता है कि कुछ ड्रग मिल्क में सिक्रेट होता है, मदर के मिल्क में सिक्रेट होता है, और उससे नर्सिंग बेबी को एक्सपोज कर सकता है। तो हमको वो भी पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स मिल्क में एक्सक्रीट होता है। काफ़ी सारी ड्रग्स मिल्क में एक्सक्रीट होता है। सो ये डिफरेंट रूट्स हैं जिनके थ्रू बॉडी में से ड्रग बाहर निकलता है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया यूरिन और फिसिस मोस्ट कॉमन रूट्स है। तो अभी रीनल एक्सक्रीशन जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है ड्रग का, उसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। अभी किडनी में जो एक्सक्रीशंस की प्रोसेस होती है उसमें तीन मेजर एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है। पहला जो होता है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा जो होता है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशंस, और तीसरा जो होता है रीअब्जॉर्प्शंस। तो क्या है वो, और उसके बारे में हमें नेट रीनल एक्सक्रीशंस के बाद हम पता चलेगा। तो देखते हैं पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। जैसे हमें पता ही है कि किडनी में एक ग्लोमेरुलस होता है, और वो ग्लोमेरुलस के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसका ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है किडनी में, नेफ्रॉन में, ऐसा आपने देखा होगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। सो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे एज द नेम सजेस्ट इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कैपिलरी के पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑल द ड्रग लिपिड सॉल्यूबल है या लिपिड इनसॉल्यूबल है, सब कुछ इसके थ्रू फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होके कहाँ पे आ जाता है, ऐसे किडनी ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। सिर्फ वही ड्रग के जो प्रोटीन बाउंड रहती है, तो प्रोटीन बाउंड ड्रग रहती है, वही प्लाज्मा प्रोटीन के सेक्शन में हमने पढ़ा था कि वो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस के अंदर नहीं जाती है। उसके अलावा ऑल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स की जो प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं हुई होती है, वेदर वो लिपिड सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, सब कुछ निकल के फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑब्वियसली अफेक्ट करता है फिल्ट्रेशन को। और दूसरा इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर। फिल्ट्रेशन के लिए हमेशा प्रेशर अच्छा होना ज़रूरी है, और वो प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है ब्लड फ्लो। तो किडनी का ब्लड फ्लो कैसा है, वहाँ पे प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से अगर अच्छा प्रेशर है तो अच्छा फिल्ट्रेशन होगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इवेंचुअली कितना होता है कि नॉर्मली 120 ml पर मिनट, हर मिनट पे 120 ml जितना फिल्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे एज डिक्लाइन होने लग एज बढ़ने लगता है, 50 के पार हो जाते हैं, तो फिर ये जो किडनी का फंक्शंस कम हो जाता है। इवन किडनी की कोई पैथोलॉजी हो गई, रीनल फेलियर हो गया, तो उसमें भी ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बोलते हैं
वो कम हो जाता है। तो ये जो पहला प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल। जो दूसरा पोर्शन है दैट इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इसे बोलते हैं। अभी क्या, जैसे हमने बात किया कि ऐसा जो पहले बाउमैन्स कैप्सूल है वहाँ से फिल्ट्रेशन होके वहाँ से ट्यूब्यूल में ड्रग चला जाता है और फिर वो ट्यूब्यूल में से बाहर इवेंचुअली निकलता है। लेकिन जैसे भी ड्रग ट्यूब्यूल्स में आता है वहाँ पे अब दो प्रोसेस होने लगता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन एज द नेम सजेस्ट इट्स एन अब्जॉर्प्शन, बट व्हाई इट्स बीन रिटन री, बिकॉज हियर ड्रग अगेन गेट्स अब्सॉर्ब इनटू द सिस्टम। पहली बार जब हम ओरली कोई दवा लेते हैं तो हमें पता है कि ड्रग इंटेस्टाइन में से या स्टमक में से अब्जॉर्प्शन होता है, तो दैट इज फर्स्ट अब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, बॉडी में से बाहर निकल रहा है, फिर भी उस टाइम पे उसका फिर से अब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में, तो इसीलिए इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शंस कहते हैं। वो अब्जॉर्प्शंस भी दो तीन एस्पेक्ट चीज़ों पे डिपेंडेंट था, जैसे पैसिव डिफ्यूजन मेन इंपॉर्टेंट था, और पीएच ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ मीडियम उसके ऊपर डिपेंडेंट था, आयोनाइजेशन स्टेटस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। ये रीअब्जॉर्प्शन भी सेम है, उसका कितना लिपिड सॉल्युबिलिटी है ड्रग का, आयोनाइजेशन स्टेटस, पीएच ऑफ ड्रग एंड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर भी सेम वे रीअब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए अगर आपकी ड्रग है आयोनाइज्ड, तो आयोनाइज्ड ड्रग का अब्जॉर्प्शन कम होगा, और अगर आपकी ड्रग है अनआयोनाइज्ड, सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, अनआयोनाइज्ड है तो उसका अब्जॉर्प्शन बेटर होगा, तो बेटर रीअब्जॉर्प्शन होगा अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो। और वही फंडा हमें पता है कि मीडियम और ड्रग का, जैसे एसिडिक मीडियम है और एसिडिक ड्रग है, तो ड्रग क्या हो गई, अनआयोनाइज्ड हो गई, और अनआयोनाइज्ड ड्रग का बेटर अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। और सेम वे अगर एसिडिक ड्रग है और बेसिक कर दिया एटमॉस्फेयर, तो ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगा और उसका लेसर रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो सेम फंडा पे हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि बेसिक ड्रग है और एसिडिक यूरिन है तो वो आयोनाइज्ड हो जाएगी और उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और सेम वे एसिडिक ड्रग है और अल्कलाइन यूरिन है तो उसका अब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो सेम फंडामेंटल्स जो अब्जॉर्प्शंस के थे वो भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शंस के लागू होते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि जहाँ से ड्रग बॉडी में फिर से रिटेन्ड होता है। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, उस टाइम पे भी हमने देखा था। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है इन केस ऑफ पॉइजनिंग और द टॉक्सिसिटी। मान लीजिए कि आपको एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया है, सो एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग है। एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। तो ये एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया, तो अभी आपकी ड्रग जो है वो एसिडिक है। अभी टॉक्सिसिटी के केस में हमें क्या करना है, बॉडी में से बाहर निकालना है ड्रग को, तो रीअब्जॉर्प्शन का हमें कम करना है, रीअब्जॉर्प्शन रेट कम करना है। तो उसके लिए हमें यूरिन को क्या करना पड़ेगा या मीडियम को क्या करना पड़ेगा, तो मीडियम को हमें करना पड़ेगा बेसिक। तो अगर हम यूरिन को बेसिक कर देते हैं तो ड्रग हो जाएगा आयोनाइज्ड, और आयोनाइज्ड ड्रग का लेस रीअब्जॉर्प्शन होगा, और लेस रीअब्जॉर्प्शन से मोर ऑफ अ ड्रग बॉडी में से बाहर चले जाएगा, और पॉइजनिंग के केस में वो बेनिफिशियल होगा। तो बेसिक ड्रग करने के लिए हम यूरिन को अल्कलानाइज करते हैं। तो ऐसे सैलिसिलेट एसिडिक ड्रग है, बारबिचुरेट भी एसिडिक ड्रग है, तो इस टाइप के ड्रग पॉइजनिंग में हमको यूरिन को करना पड़ेगा अल्कलानाइज। और सेम वे अगर बेसिक ड्रग का पॉइजनिंग है, जैसे मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, ये सब बेसिक ड्रग है, उसका पॉइजनिंग है, तो हमें ड्रग को क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशंस। तो सेम वे ये फंडामेंटल्स टॉक्सिसिटी के केस में काम करता है। जो तीसरा पोर्शन है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस का। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पोर्शन था फिल्ट्रेशन का, फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। दूसरा पोर्शन था रीअब्जॉर्प्शंस का, ड्रग बॉडी में फिर से अब्जॉर्ब हो जाता है। और तीसरा पोर्शन है सिक्रीशंस का, काफ़ी सारी ड्रग ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर रिलीज होते हैं। तो टू वे प्रोसेस चलता है, एक प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और एक प्रोसेस में सिक्रीट भी होता है। सो काफ़ी सारी ड्रग ट्यूब्यूल्स में रिलीज होती है। तो वो रिलीज कौन करवाता है, उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ एसिड ट्रांसपोर्टर्स हैं, कुछ बेसिक ट्रांसपोर्टर्स हैं। उनके थ्रू डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग वो ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज होती हैं।
और जैसे पेनिसिलिन हो गई, प्रोबेन एसिड हो गई, यूरिक एसिड हो गया, सैलिसाइलिक, ये सब एसिडिक ड्रग है। तो ये सब एसिडिक ड्रग है, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर से ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज होती है। और बेसिक ट्रांसपोर्टर से बेसिक ड्रग, जैसे ये आप एग्जांपल्स अभी देख लीजिए, ये सब डायूरेटिक ड्रग के एग्जांपल हैं जो हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, जैसे थायजाइड डायूरेटिक, अमीलोराइड, ट्राइमटेरिन, फ्यूरेसेमाइड। अभी नया लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलने लगेगा। तो ये सब जो बेसिक ये ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरेटिक्स, वो रिलीज होती है ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्टर से। तो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं और ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग मूवमेंट करवाते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, वो ट्यूब्यूल्स में रिलीज करते हैं ड्रग को। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, जहाँ से सब कुछ फिल्टर होके आ जाता है, फिर रीअब्जॉर्ब होने लगता है और फिर सिक्रीट होने लगता है। तो इवेंचुअली यूरिन किससे बनता है कि जो जो फिल्टर हो गया मटेरियल और सिक्रीट हो गया मटेरियल, उसमें से हम रीअब्जॉर्प्शन वाला जो पोर्शन है वो माइनस कर देते हैं। तो इवेंचुअली जो हमारे पास बचा वो है यूरिन फॉर्मेशन। अभी ये ट्यूबुलर सिक्रीशंस का क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने रीअब्जॉर्प्शंस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखा, जैसे ट्यूबुलर सिक्रीशंस का भी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक ट्रांसपोर्टर से, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका काम ये है कि ये जो ट्यूब्यूल में रिलीज करवाता है ड्रग पेनिसिलिन को। तो इससे क्या होगा कि पेनिसिलिन नामक जो दवा है वो रीनल ट्यूब्यूल में, ये ट्यूब्यूलर साइड है मान लीजिए, तो ट्यूब्यूलर साइड में पेनिसिलिन रिलीज करवाता है। और क्या करता है कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को वो बॉडी के अंदर ले जाता है फिर से। ओके, सो ऑपोजिट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसका। अभी एक दूसरी दवा हम देते हैं जिसका नाम है प्रोबेन एसिड। प्रोबेन एसिड, तो ये प्रोबेन एसिड क्या करता है, प्रोबेन एसिड ये पंप के साथ अटैच हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है, अब पेनिसिलिन ट्यूब्यूल में रिलीज नहीं हो सकती और यूरिक एसिड बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो इससे होगा क्या कि पेनिसिलिन बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन इनसाइड द बॉडी इंक्रीजेस, सो इट्स ड्यूरेशन विल इंक्रीज, सो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेनिसिलिन। और यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा तो यूरिक एसिड सीक्रेट होके बाहर चले जाएगा। तो इसका ये क्लिनिकल बेनिफिट हम ले सकते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, तो एंटीबायोटिक दवा को लॉन्गर एक्टिंग, ज़्यादा टाइम तक एक्टिंग बनाने के लिए हम उसके साथ प्रोबेन एसिड देते हैं। तो प्रोबेन एसिड जो उसका जो ट्रांसपोर्टर पंप है, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर पंप है, उसके साथ अटैच हो जाएगी, उसको बंद कर देगी, जिससे पेनिसिलिन का जो सिक्रीशन है वो अटक जाएगा और उससे पेनिसिलिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा टाइम तक ब्लड में रहेगी और उसका एक्शन लंबा हो जाएगा। सो इसी तरह से हम इसका क्लिनिकल एडवांटेज भी ले सकते हैं। अभी एक दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीनल सिक्रीशन ऑफ ड्रग में और रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में रादर, वो है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन है वो उसका हमें काइनेटिक समझना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो पहला हमें डेफिनेशन एक याद रखना है, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है, तो क्लियरेंस एज द नेम सजेस्ट कि हमको क्लियर करना है। किसको क्लियर करना है, तो भाई प्लाज्मा को या ब्लड को क्लियर करना है। किससे क्लियर करना है, ड्रग से क्लियर करना है। तो पर यूनिट ऑफ टाइम में वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट इज क्लियर ऑफ ड्रग, प्लाज्मा एक यूनिट टाइम में कितना प्लाज्मा क्लियर हुआ ड्रग से, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस। और क्लियरेंस डिपेंड होता है 2 चीज़ों पे, एक होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है उससे ऊपर डिपेंड रहता है, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। सो क्लियरेंस ये दोनों चीज़ों के ऊपर से डिसाइड होता है। तो किसी भी ड्रग का क्लियरेंस आप ऐसे ढूंढ सकते हो, अगर आपको एग्जाम में ये 2 चीज़ें दी गई है, कोई भी 2 चीज़ दी गई है ये 3 में से, तो आप जो चीज़ पूछी गई है वो आप ढूंढ सकते हो। सो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो ऐसा। अभी जो काइनेटिक्स है वो मेजर 2 टाइप के काइनेटिक है, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 सिनारियो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। लेट्स टेक फर्स्ट सिनारियो। यहाँ पे क्या होता है कि एक पेशेंट है, उसमें हमने 1000 mg ड्रग इंट्रोड्यूस की। 1 घंटे के बाद देखा तो उसमें ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 500 mg।
दूसरे 1 घंटे के बाद देखा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 250। दूसरे 1 घंटे के बाद देखा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 125। दूसरे 1 घंटे के बाद देखा तो अराउंड 60 हो गया, ठीक है, फिर अराउंड 30 हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 घंटे के बाद ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि पहले वो 1 ग्राम जितना था, अभी उसका 30 mg जितना हो गया। सो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल उसके सामने देता हूँ, जैसे सेम ही 1000 mg ऑफ ड्रग का पहले कॉन्सेंट्रेशन था उसके ब्लड में, 1 घंटे के बाद देखा तो यहाँ पे अब कॉन्सेंट्रेशन हो गया 950 mg। 1 घंटे के बाद देखा तो 900 mg। दूसरे 1 घंटे के बाद देखा तो 850 mg। दूसरे 1 घंटे के बाद देखा तो 100, और 1 घंटे के बाद देखा तो 750 mg। अब यहाँ पे भी 5 घंटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन 5 घंटे के बाद फिर भी 750 mg ड्रग अभी भी बॉडी में प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ 30 mg, सो ना के बराबर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर 1 घंटे पे 50% ड्रग एलिमिनेट होता है, देख रहे हैं आप। सो 50% ऑफ प्रीवियस 1000 था तो उसका 500 हुआ, उसका 50% 250 हुआ, उसका 50%, सो 50% ड्रग एलिमिनेट होता है हर घंटे, और यहाँ पे 50 mg एलिमिनेट होता है पर घंटे, देख रहे हैं आप। तो 1000 में से 950 हुआ, 950 में से 900, सो हर घंटे 50 mg कांस्टेंट ही एलिमिनेट होता है। तो ये दो आपको सिनारियो दिख गए। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सिनारियो दिखाता हूँ। इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि इसी पेशेंट में अब ने ज़्यादा डोज ले लिया, अभी उसका डबल डोज ले लिया, जैसे मान लीजिए 2000 mg, 2 ग्राम डोज ले लिया। तो क्या होगा, यहाँ पे हर घंटे 50% निकलता है, तो 1 घंटे के बाद अब हो जाएगा 1000, उसके बाद हो जाएगा 500, उसके बाद 250, उसके बाद अराउंड 125, उसके बाद अराउंड 60, और उसके बाद अराउंड 30। सो सिर्फ 1 घंटा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे ड्रग को अगेन कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए। या यहाँ पे क्या होगा, इस सिनारियो में जस्ट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद हो जाएगा फिर 1950, यहाँ पे हो जाएगा 1900, यहाँ पे 1850, 1800 और 1750। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसी टाइम में 5 घंटे के बाद अभी भी फिर भी 1750 mg ड्रग बॉडी में मौजूद है। तो इसका आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हो क्या हुआ है ये सिनारियो में। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन डबल भी कर दिया जैसे ये केस में, तो इस केस में सिर्फ 1 घंटे में चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएगी, 1 ही घंटा बढ़ने में, या सो और अगर 1 घंटा भी नहीं बढ़ाएंगे तो 5 घंटे में उसका कॉन्सेंट्रेशन 2000 से 60 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ना के बराबर ड्रग बॉडी में रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी 1750 mg फिर भी बॉडी में रहेगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिनारियो है ये थोड़ा डेंजरस सिनारियो है। इस केस में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो उस रेट से एलिमिनेट नहीं हो रही है ड्रग। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दिया तो एलिमिनेशन तो 50% हो ही रहा है, तो ज़्यादा पेशेंट को चिंता का विषय नहीं है। तो इसीलिए ये जो सिनारियो है इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और इस सिनारियो को बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक। सो देखते हैं हम लोग क्या है। सो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे देखते हैं कि कांस्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हमने देखा था 50%, तो पर यूनिट ऑफ टाइम में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये हमने ये सिनारियो से देख लिया कि 50 mg कांस्टेंट अमाउंट एवरी टाइम यहाँ पे एलिमिनेट होता है पर यूनिट ऑफ टाइम में। रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते भी है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 50% रिमूव ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जीरो ऑर्डर में। यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक। क्लियरेंस मीन्स के हम जैसे हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा दैट इज बिन क्लियर ऑफ अ ड्रग, तो वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो भी
अच्छी तरह से एलिमिनेशन बढ़ जाएगा। सो क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगा यार। यहाँ पे क्या होगा कि क्लियरेंस नहीं बढ़ेगा ऐसा, तो क्लियरेंस एक्चुअली डिक्रीज होगा। इफ़ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन तो ड्रग बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जमा होगी, निकलेगी नहीं, तो उसका उल्टा होगा कि क्लियरेंस कम होगा। टी हाफ कांस्टेंट है, टी हाफ के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, लेकिन आप अभी मान लीजिए टी हाफ मीन्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आधा होने से, प्रीवियस से आधा होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग टी हाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ जैसे फॉर एन एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन 1000 है, तो 1000 से 500 होने के लिए जो टाइम लगता है इसे हम लोग टी हाफ बोलते हैं। सो जो टी हाफ यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी देते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है, जबकि यहाँ पे टी हाफ बढ़ जाता है, क्योंकि अभी मान लीजिए कि 100,000 है, 1000 में से 500 के लिए जो टाइम लगेगा और 2000 में से 1000 के लिए जो टाइम लगेगा वो इस केस में ज़्यादा लगेगा यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। सो यहाँ पे टी हाफ बढ़ जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं, ये कंपैरेटिवली सेफ है। और ये जो है ये थोड़ा डेंजरस है, नोटोरियस है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे मान लीजिए अल्कोहल, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। अभी एक तीसरा भी इसे क्या कहा जाता है कि इसे कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन या माइकेलिस मेंटल एलिमिनेशन भी कहा जाता है। अभी एक तीसरा भी काइनेटिक्स है, उसे बोलते हैं मिक्स ऑर्डर काइनेटिक, जहाँ पे पहले तो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, नॉर्मल सेफ, बट जैसे जैसे हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लगते हैं ड्रग का, वो अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक, सो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक टू शिफ्ट होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में इफ़ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये केस को बोलते हैं हम लोग मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है जैसे फेनिटोइन, टॉलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन, वॉरफेरिन, ये सब जो दवाइयाँ हैं ये मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया ये काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशंस का, जो ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है या फिर मिक्स ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है, इन दवाइयों को ये बहुत सेफ नहीं होती है। और इन दवाइयों का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डोजिंग शेड्यूल आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत हैं। हाफ लाइफ के बारे में देखते हैं। जैसे हमने बताया कि जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन था जैसे 1000 mg था, उसको आधा होने के लिए जो टाइम लगता है इसे हम बोलते हैं टी हाफ। सो 50% डाउन होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टी हाफ बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक देखें तो उसमें क्या था कि पहले टी हाफ के बाद 50% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, दूसरे टी हाफ के बाद 50 का भी 50% मीन्स की 25%। सो 50 प्लस 25% मीन्स 75 टोटल ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड टी हाफ के बाद 50, 25 और 25 का भी 50% मीन्स 12.5, तो टोटल 87.5 ड्रग एलिमिनेट होगी। फोर्थ टी हाफ के बाद 25 का भी 50% मीन्स 6.25, तो अराउंड 73 या 74% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर फिफ्थ टी हाफ के बाद भी देखें तो अराउंड 6.25 का भी हाफ, तो इसमें अगर हम अराउंड 3 यूनिट्स जोड़ ले तो अराउंड 97 to 98% ड्रग 5 टी हाफ के बाद बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएगी। सो इसे कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो कोई आपको पूछे कि कितने टी हाफ के बाद 98% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी में से, जैसे हमने ये एग्जांपल दिखा था। सो अराउंड 5 टी हाफ के बाद, 1 2 3 4 5 टी हाफ के बाद अराउंड 90%, 98% ड्रग्स या 97 to 98% ऑलमोस्ट सबकी सभी कह सकते हैं वो बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है। सो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। सो 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद, 5 हाफ लाइफ स्पेसिफिकली के बाद मोस्ट ऑफ द ड्रग बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है। अब टी हाफ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। टी हाफ डिपेंड करता है एक तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे और दूसरा क्लियरेंस पे। दोनों के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा चीज़ ये है, एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन करके आता है। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन ये है कि हर एक टी हाफ के बाद, जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन पहले बढ़ा उसका हाफ हो गया, फिर तो हर एक टी हाफ पे अगर आप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में ये स्टेडी लेवल पे चला जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर हर एक टी हाफ पे अगर हम सेम डोज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
तो 5 टी हाफ के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी हो जाएगा, मीन्स प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट नहीं होगा, स्टेडी लेवल पे चला जाएगा। और यहाँ पे रेट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चंस में आपको पूछते हैं कि कितने टी हाफ के बाद आपको स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होता है, तो 5 टी हाफ के बाद। कितने टाइम के बाद रेट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन सेम हो जाएगा, तो 5 टी हाफ के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। अभी दूसरा जो है वो है आपको इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, वो है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मलेरिया। तो मलेरिया में क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू टैबलेट लेना पड़ता है। जैसे आपको डॉक्टर कहेंगे कि पहले आप अभी 2 टैबलेट ले लो, अभी के अभी 2 टैबलेट ले लो, उसके 8 घंटे बाद 1 टैबलेट लो, और फिर हर रोज एवरीडे 24 आवर्स पे आपको एक एक टैबलेट लेना है, राइट। सो ऐसा एक शेड्यूल मलेरिया में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यों पहले ऐसा बोला कि 2 टैबलेट और 8 घंटे के बाद 1, सो पहले 24 घंटे में आपने 3 टैबलेट लेने को बोला और फिर एक टैबलेट ही लेना है। तो ऐसा क्यों कि पहले हमको 3 या 4 टैबलेट इनिशियली लेना है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लोडिंग डोज। और एज द नेम सजेस्ट, हमको लोड करना है वो डोज को बॉडी के अंदर। क्यों हमें लोड करना है? क्योंकि ऐसी ड्रग्स कि जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, सो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग्स हैं, इसमें हमें देना पड़ता है लोडिंग डोज। क्यों? उसके कंसेप्ट पे से ही पता चल जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पे फोकस किया होता तो आपको ये कंसेप्ट पता चल जाएगा। जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग रहती है वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होती है? टिश्यू प्रोटीन में, टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है पेरिफेरली। और हमें ये मलेरिया में एक्शन कहाँ पे चाहिए? हमें एक्शन चाहिए इन ब्लड। तो अगर आप नॉर्मल डोजिंग से दोगे ये हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग्स हर एक दिन पे एक, तो क्या होगा कि इनिशियली वो टिश्यू में चली जाएगी, हमको चाहिए ब्लड में, तो टिश्यू में तब तक चली जाएगी जब तक कि टिश्यू प्रोटीन सैचुरेट नहीं होते। तो उसके बाद ही ब्लड में इंक्रीज होना शुरू होगी और उसके बाद ही उसका एक्शन आएगा। तो उस टाइम पे बहुत समय लग जाता है मलेरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इसीलिए ऐसी दवाइयाँ, इसका नाम है क्लोरोक्विन, जो मलेरिया में यूज़ होता है, ऐसी दवाइयों को हम लोडिंग डोज के फॉर्म में देते हैं, जिससे क्या कहते हैं कि इनिशियली हम लोग बहुत हाई डोज में दे देते हैं, जिससे सभी टिश्यू के प्रोटीन्स जो है वो सैचुरेट हो जाए, और अब जो दे उससे दवाई ब्लड के अंदर इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। सो इसीलिए लोडिंग डोज वही है कि वहाँ पे सिंगल और क्विक रिपीटेड डोजेस देते हैं एट द बिगिनिंग, कि जिससे टारगेट कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में फटाफट से हम अचीव कर सके, और वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पे डिपेंड रहता है ड्रग का। सो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वाली जो भी दवाइयाँ होती है उसमें हम लोडिंग डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज क्या है? मेंटेनेंस डोज सिंपल है, जिसको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, जो यूजुअली हम लोग मेंटेनेंस डोज ही यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिन में 2 बार लो 5 दिन के, या 1 बार लो 5 दिन के लिए, वो मेंटेनेंस डोज टाइप ही है कि वहाँ पे हमें टारगेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव करना होता है। वो डिपेंड होता है उसका एलिमिनेशन, क्लियरेंस के ऊपर, कि उसका क्लियरेंस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका डोजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेंटेनेंस डोज होता है, और स्पेसिफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग होता है उसमें हम लोग लोडिंग डोज देते हैं। तो अगर कोई आपको पूछे कि लोडिंग डोज किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड रहता है, और मेंटेनेंस डोज वो क्लियरेंस ऑफ ड्रग के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये ग्राफ में ये क्या दिखाया है, क्या है ग्राफ में। यहाँ पे ग्राफ में एक है टाइम और दूसरा है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। सो टाइम वर्सेस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ये पूरा ग्राफ दिखा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ तक अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक बढ़ा है तो इफेक्ट आना शुरू होगा, वो ड्रग का असर दिखाना शुरू होगा? नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा तभी दवा का असर शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है वो है डिजायर्ड रिस्पॉन्स। इससे नीचे का जो लेवल होता है उसे सब थेराप्यूटिक बोलते हैं। मीन्स इसका बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, लेकिन इफेक्ट ये जोन में नहीं आएगा। इफेक्ट के लिए आपको ये जोन पार करके ऊपर जाना पड़ेगा। सो डिजायर्ड रिस्पॉन्स और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स का ये लेवल है।
और ये लेवल क्या है, ये लेवल है एडवर्स ड्रग रिस्पॉन्स। मीन्स अगर इससे ऊपर चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन तो फिर साइड इफेक्ट का खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन, ये जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स की रेंज है उससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिस्पॉन्स की रेंज है उसके अंदर ही मेंटेन करना है। तो ये जो विंडो हमको मिली है उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। सो थेराप्यूटिक विंडो मीन्स कुछ ड्रग, फॉर एन एग्जांपल ड्रग एक्स है, उसका थेराप्यूटिक विंडो है 1.5 mg टू 1.5 mg तो मान लीजिए 2.5 mg। उसका मतलब क्या है कि 1.5 नीचे ये रेंज है और 2.5 ये ऊपर वाली रेंज है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें उसके अंदर ही मेंटेन करना है। सो ऐसी कुछ ड्रग होती है जिसका ये जो थेराप्यूटिक विंडो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ऐसी ड्रग्स इसकी आपको जो मार्जिन है वो बहुत ही कम होती है, कम मार्जिन, उसको इसी की रेंज में हम लोग फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इससे ऊपर गया तो साइड इफेक्ट का खतरा, नीचे रहा तो इफेक्ट ना आने का चांसेस। सो इसीलिए ये ड्रग्स को बोलते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स। सो कुछ ड्रग होती है जिसका नैरो थेराप्यूटिक विंडो या नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स रहता है, और ऐसी ड्रग्स में टॉक्सिसिटी होने के चांसेस या फेलियर ऑफ रिस्पॉन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत नैरो रेंज में उनको फ्लक्चुएट करना होता है या फिर मेंटेन करना होता है।